चंद भावनी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज जो हिंदुस्तान के अखबार और मीडिया में चार्ल्स शोभराज के नाम से मशहूर है। अपराध की दुनिया का ये एक ऐसा इकलौता किरदार है जिसकी जिंदगी तिलिस्म, रोमांच और ग्लैमर से भरपूर रही। फिर चाहे वो जेल की सलाखों के पीछे कैद रहा हो या फिर खुली हवा में परवाज भरने वाले किसी आज़ाद परिंदे की तरह हो। वैसे बॉलीवुड का मसाला फिल्म डॉन का एक डायलॉग शायद इसी किरदार को जहन में रखकर लिखा गया था कि डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। सचमुच एक वक्त ऐसा था जब चार्ल्स शोभराज का इंतज़ार कम से कम भारत समेत नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की समेत करीब 9 देशों की पुलिस की हथकड़ियों को चार्ल्स शोभराज की कलाइयों का इंतज़ार था। लेकिन उसने कैदी के रूप में उसने सिर्फ 4 देशों में ही अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त बिताया। उसकी बातों के रेशमी धागों के जाल में एक बार जो हसीना फंस गई वो फिर जिंदा नहीं बची। 6 भाषाओं और लच्छेदार बात करने में माहिर चार्ल्स के बारे में यहां तक कहा गया है कि उसने जिस पर भी नजर डाली तो फिर उस खूबसूरत महिला का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता था। चार्ल्स शोभराज का जिक्र आते ही एक के बाद एक कई किस्सों की पूरी फहरिस्त सामने आ जाती है। इस फहरिस्त में शोभराज से जुड़ा हर एक किस्सा जिस पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कहीं भी अच्छी खासी 3 घंटे की एक दिलचस्प और रोमांच से भरपूर फिल्म बन सकती है। एक फ्रांसीसी लेखक ने चार्ल्स शोभराज के रहस्यमय रवैये के बारे में लिखा था कि उसके अपराध और उसकी तमाम हरकतें इस बात की गवाही देती हैं कि उसकी इस फितरत के पीछे उसके बचपन की कोई कुंठा छिपी हुई है। फ्रांसीसी लेखक का यह दावा है कि उसने सिर्फ चार्ल्स के अपराधों की फहरिस्त को देखने के बाद ही ये बात कही है, जबकि उसे चार्ल्स के बारे में और कुछ भी नहीं मालूम था। इस मनोवैज्ञानिक लेखक ने अपनी किताब में कुछ अपराधियों के बारे में जिक्र किया था जिसमें चार्ल्स शोभराज का नाम भी था, और उनकी किताब के मुताबिक बचपन में कुंठा और अपने माता पिता से नफरत करने की वजह से कोई भी इस तरह का अपराधी बन जाता है जैसे कि चार्ल्स शोभराज नजर आ रहा है। चार्ल्स शोभराज के बारे में ये बात एकदम सही निकली, क्योंकि दुनिया के तमाम सीरियल किलर के मुकाबले चार्ल्स शोभराज न तो गुस्सैल था और न ही कभी उसने अपने हिंसक स्वभाव को जाहिर किया। इतना ही नहीं, उसके परिवार में भी उसके जो माता पिता हैं उनमें से किसी ने कोई ताल्लुक कभी जराइम की दुनिया यानी कि अपराध की दुनिया में उनका कहीं ताल्लुक नहीं रहा। उसकी वियतनामी माँ उसके भारतीय पिता के अलग होकर रहने लगा था, क्योंकि दोनों कभी शादी के बंधन में बंधे ही नहीं थे, जिसकी वजह से चार्ल्स के हिंदुस्तानी पिता ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। ऐसे में उसके सामने एक ऐसा वक्त आया जब वो किसी भी देश का नागरिक नहीं था। चार्ल्स 1944 में वियतनाम के साइगोन में पैदा हुआ था। उस वक्त शहर पर जापानियों का कब्जा था, लिहाजा जंग के उस माहौल के में तकलीफों के बीच पले बड़े चार्ल्स के दिलो दिमाग के अंदर इसका ज़बरदस्त असर हुआ। शोभराज की मां ने वियतनाम में तैनात एक फ्रांसीसी फौजी से शादी की और वो पेरिस चली गई। फ्रांसीसी फौजी ने चार्ल्स को अपना लिया, जिसके बाद उसे फ्रांस की नागरिकता हासिल हो गई। जुर्म में मनोविज्ञान पर काम करने वाले जानकारों का यह आकलन है कि चार्ल्स शोभराज ने अपने हिंदुस्तानी बाप से उसको इस कदर नफरत थी कि उसकी बदनामी के लिए ही वो जुर्म की दुनिया में गहरे उतरता चला गया, और ये उसकी नफरत का ही नतीजा है कि उसने अपने चंगुल में फंसी ज्यादातर खूबसूरत लड़कियों को मौत की नींद में सुला दिया। वियतनाम मां और भारतीय पिता की औलाद चार्ल्स शोभराज को भारत के साथ दक्षिणी एशिया देशों में बिकनी किलर के नाम से जाना जाता है, जिसने 1970 के दशक में दक्षिणी पूर्व एशिया में करीब करीब हर एक देश में जाकर विदेशी सैलानियों को अपना शिकार बनाया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया, और मरने वालों में ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका के साथ साथ भारत, नेपाल और थाईलैंड की लड़कियां भी थी। लेकिन इस शातिर बिकनी किलर ने असल में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, इसका राज आज भी चार्ल्स शोभराज के दिल में ही कैद है। जुर्म की दुनिया का
ऐसा कोई गुनाह नहीं जो चार्ल्स शोभराज ने न किया हो। उसके बारे में यह बात मशहूर है कि वो सांप की तरह अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लिया करता था। कई भाषाओं में बात करने से उसका लहजा मकड़ी के जाल की तरह उसके शिकार को पूरी तरह से अपने मोहपाश में बांध लेता था। मजाल है कि उसका शिकार उसके जाल में आने के बाद छटपटा भी सके, और शायद यही वजह है कि बस किसी भी जुर्म का आप नाम लो, उस गुनाह में चार्ल्स शोभराज का नाम लिपटा हुआ मिल जाएगा, और इसी वजह से चार्ल्स को द सप्रेंट कहा जाने लगा। बताया यह जाता है कि तिहाड़ के पहरे को तोड़कर वहां से निकल भागना और फिर पकड़ा जाना चार्ल्स शोभराज का एक मास्टर प्लान था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन जिस तरह से उसने तिहाड़ से भागने में कामयाबी पाई, वो किस्सा अपने आप में जुर्म की दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। असल में चार्ल्स शोभराज के बारे में यही बताया जाता है कि 1972 से 1976 के बीच करीब 24 हिप्पियों को मौत के घाट उसने उतारा था। और यह भी कम दिलचस्प नहीं था कि असल में चार्ल्स शोभराज ने विदेशी सैलानी महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया था, और उसमें ज्यादातर की लाश जब पुलिस को मिली तो वो सभी बिकनी में थी। लिहाजा चार्ल्स शोभराज को बिकनी किलर का नाम मिल गया। उसकी शिकार हुई ज्यादातर महिलाएं ड्रग्स या नशीली दवाओं का उन्होंने सेवन किया था, और मौत के घाट उतारने से पहले निजी पल भी उसके साथ में बिताए गए थे। 1976 में चार्ल्स शोभराज ने एक बड़ा हाथ मारा और भारत की सैर पर आए एक फ्रांसीसी ग्रुप के 4 लोगों को मौत के घाट उतारा था। इसके साथ ही चार्ल्स ने एक इजरायली सैनिक की भी हत्या कर दी, जिसकी वजह से उसे पकड़ लिया गया और पहले 7 साल की सजा और फिर 5 साल की सजा देकर चार्ल्स को तिहाड़ भेज दिया गया था। तमाम जुर्म के साथ चार्ल्स शोभराज को जेल से फरार होने में तो जैसे महारत हासिल थी। वो एक बार नहीं, कम से कम आधा दर्जन बार दुनिया के अलग अलग मुल्कों की सबसे महफूज कही जाने वाली जेल से ऐसे निकल जाता था कि मानो जेल के दरवाजे उसके लिए खुद ब खुद खुल जाते हो। हालांकि चार्ल्स शोभराज ने पहली बार 18 साल की उम्र में जेल गया था, और मर्सिले की जेल में भयानक कैदियों के बीच में उसने जो वक्त गुजारा, शायद उसकी जिंदगी का अब सबसे मुश्किल वक्त कहा जा सकता है। वहाँ जेल में वो किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि वहाँ के कैदियों से डर लगता था। लेकिन एक बार डर निकल जाने के बाद तो वो जेल जाता, और जब दिल करता वहाँ से आ जाता। कुछ वानगी है कि चार्ल्स शोभराज के जेल से फरार होने की 1971 में चार्ल्स शोभराज ग्रीस की रोडस पुलिस स्टेशन की छत से कूदकर भाग निकला। वहां से भागकर वो सीधा हिंदुस्तान आ गया, और उसी साल चार्ल्स शोभराज मुंबई में लूट और चोरी के इल्जाम में पुलिस के हत्थे चढ़ा। लेकिन उसने एम्पेडिडाइटिस के दर्द का बहाना बनाया और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, और वहां से वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। 1972 में वो अफगानिस्तान की काबुल की जेल में बंद था, लेकिन वहां उसने जेल के पहरेदारों को नशीली चीज खिलाकर बेहोश कर दिया और वहां से भाग निकला। इसके अलावा 1975 में एक बार चार्ल्स शोभराज को ग्रीस की पुलिस ने पकड़ लिया और वहां की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली एजीना टापू की जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन जेल शायद सबसे सुरक्षित भी है, क्योंकि चारों तरफ दूर दूर तक समंदर है, मगर चार्ल्स शोभराज वहां से भी पुलिस की आंख में धूल झोंक कर भाग निकला। ठीक इसी तर्ज में हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल के बारे में ये बात हमेशा से मशहूर रही है कि ये भी दुनिया की सबसे महफूज जेलों में से एक है, जिसमें से कैदी का भाग निकलना करीब करीब नामुमकिन ही माना जाता है। ये और बात है कि अपवाद के तौर पर कुछ कैदियों ने इस मिथक को तोड़ा है और तिहाड़ से पुलिस और पहरेदारों को चकमा देकर यहां से भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। उन्हीं चंद किस्सों में चार्ल्स शोभराज का भी जिक्र आता है। उसने 1970 और 80 के दशक में तिहाड़ को तोड़कर वहां से भाग निकलने में कामयाबी हासिल की थी।
और कैसे निकला था चार्ल्स शोभराज? 10 साल तिहाड़ में बिताने के बाद चार्ल्स शोभराज ने आखिर तिहाड़ से भाग निकलने की अपनी साजिश को जमीन पर उतारा। 16 मार्च 1986 को संडे का दिन था और चार्ल्स शोभराज ने तिहाड़ के जेल के अधिकारियों के पास एक दरखास्त भेजी और गुजारिश की कि वो अपने जन्मदिन पर जेल में सभी के बीच में मिठाइयां बंटवाना, और उसी मिठाई के अंदर नशीली दवाई मिलाकर उसने सबको बेहोश करा और बड़ी आसानी से वहां से निकल गया। तिहाड़ में 24 कत्ल का सजा याफ्ता मुजरिम का होना और जेल वहां से फरार होना जेल अधिकारियों पर भारी पड़ गया। सड़क से लेकर संसद तक में इसको लेकर सवाल उठे। लिहाजा अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने की गरज से तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के साथ में मिलकर चार्ल्स शोभराज की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में टीमें दौड़ा दी। 3 हफ्ते की भागदौड़ के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई और चार्ल्स शोभराज गोवा में पकड़ लिया गया, और जो उस वक्त किसी और की शिकार की तलाश में था और भेष बदलकर घूम रहा था। चार्ल्स को जब वापस तिहाड़ लाया गया तो उसे सख्त पहरे के बीच काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां उसके पास रोशनी तक नहीं पहुंच सकती थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल की जांच समिति की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो और ज्यादा चौंकाने वाला था। चार्ल्स को तिहाड़ में रहते हुए 10 साल हो चुके थे। इस दौरान उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिसको लेकर जेल के अधिकारी कोई राय बना पाते। जेल में सारा काम वो कायदे और कानून के मुताबिक ही कर रहा था, बल्कि उसका ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजरता था। ऐसे में जेल अधिकारियों के पास उस पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन चार्ल्स के दिमाग तो शैतान का दिमाग, लिहाजा उसने तिहाड़ के जेल अधिकारियों से मिठाई बांटने की इजाजत मिलने के बाद में बाजार से मिठाई मंगवाई और उसमें नशा मिला दिया और फिर उसे जेल के भीतर मौजूद हर एक इंसान के बीच में बंटवा दिया, जिससे कैदियों से लेकर जेल के पहरेदार तक शामिल थे। मिठाई ने जैसे ही अपना असर दिखाया तो शोभराज ने आराम से जेल की चाबी ली, जेल के फाटक खोलकर वहां से फरार हो गया। जेल के बाहर निकलकर उसने बकायदा रिक्शा किया और आसानी से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां से बकायदा टिकट खरीदकर गोवा जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स शोभराज के जेल से भागने और पकड़े जाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया था। असल में सजाए मौत के चंगुल से निकलने के लिए ही शोभराज ने यह साजिश रची थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स को भारत में 12 साल की सजा मिली थी, जिसमें 10 साल की सजा वो काट चुका था, जब उसे 2 साल की सजा और काटनी थी। लेकिन इसे इस बात का डर था कि भारत में सजा पूरी होने के बाद मुमकिन है कि उसे थाईलैंड के कानून के हवाले किया जा सकता है। दरअसल 1977 में थाईलैंड की तरफ से चार्ल्स शोभराज की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हो गया था, जिसकी डेडलाइन 20 साल तक थी और थाईलैंड में उसके खिलाफ कत्ल के ही मामले दर्ज थे। लिहाजा इन इल्जामों पर उसे सिर्फ सजाए मौत ही मिल सकती थी। लिहाजा उसने तिहाड़ जेल से भागकर अपने लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था। वह हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक आसानी से कुछ और साल तिहाड़ जेल में ही काट सके। 1986 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर चार्ल्स शोभराज अगले 11 साल तक तिहाड़ जेल में रहा और 1997 में वो अपनी सजा पूरी करने के बाद में बाहर निकला। तब तक थाईलैंड का वारंट की मियाद खत्म हो चुकी थी। 1997 में भारत में जेल से रिहा होने के बाद में चार्ल्स शोभराज पेरिस चला गया, लेकिन पेरिस में चार्ल्स को किसी हीरो जैसा दर्जा हासिल हुआ। अपने चार्म और चलन की बदौलत चार्ल्स जुल्म की दुनिया में बड़ी इज्जत से चार्ल्स का नाम जुल्म की दुनिया में बड़ी इज्जत से लिया जाने लगा। भारत से पेरिस पहुंचने के बाद चार्ल्स के दिन बदल गए। फ्रांस के एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने चार्ल्स शोभराज पर एक फिल्म तक बनाने के अधिकार हासिल कर लिए, जिसके एवज में उसने चार्ल्स को करीब 97 करोड़ रुपए दिए, जबकि एक मीडिया हाउस से इंटरव्यू के एवज में उसने $5000 मांगे थे। पेरिस में अपनी जो किंग साइज जिंदगी को जीते अचानक 2003 में चार्ल्स शोभराज नेपाल पहुंच गया और वहां एक कसिनो के बाहर उसकी एक फोटो अखबार में छपी तो नेपाल की पुलिस हरकत में आ गई और
उसे पकड़ लिया गया। नेपाल में पहले ही चार्ल्स के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज थे। साथ ही फर्जी पासपोर्ट से नेपाल में दाखिल होने का भी मामला शोभराज के खिलाफ दर्ज था। 12 अगस्त 2004 को शोभराज को नेपाल की पुलिस कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि ये बात आज तक साफ नहीं हो सकी है कि नेपाल की पुलिस उसे तलाश कर रही थी, जहां उसके खिलाफ एक अमेरिकी और एक कनाडाई नागरिक की हत्या का मामला दर्ज था नेपाल के अंदर। वो खुद नकली पासपोर्ट के जरिए ही 1975 में नेपाल गया था, जिस पर पुलिस ने उस वक्त पकड़ भी लिया था। इसके बावजूद वो नेपाल वापस क्यों गया, ये आज भी राज है, और वो राज चार्ल्स शोभराज के दिल में ही बंद है। अब वो नेपाल की जेल से आज़ाद हो रहा है। उसके बाद की कहानी तो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती जाएगी।